पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात की थी, जिसमें हमने यहाँ तक क्लियर किया था कि डेवलपमेंट कुछ इंडिकेटर्स हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इकोनॉमिक जो है इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? भाई मैंने कल एग्जांपल कहा था कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक टीचर पे 50 बच्चे हैं, जापान में एक टीचर पे 5 बच्चे हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम इससे ये कंपेयर कर लें कि 1:5 और 1:50 है तो 1:50 खराब होगा, 1:5 अच्छा होगा। भाई ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा टीचर ना हो, एक पे 5 यानी कि पढ़ा कुछ नहीं रहा, लेकिन अगर वो एक अच्छा टीचर और 50 को भी कवर कर ले रहा, तो इसको एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये कंपेयर कर पाना कि इससे हमारी इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ होती है। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेके, जिसको मैंने कल एक डेटा के थ्रू बताया था कि हमारा कितना कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा पहले क्या सिचुएशन थी। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारी प्रति व्यक्ति आय 1951 में इतनी थी और आज 2014-15 में जब डेटा लिया गया तो अब हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 72,900, यानी कि मेरी इंक्रीमेंट हुई, मेरा बढ़ोतरी हुई। डेथ रेट जो है हमारी बिल्कुल खत्म नहीं हुई, लेकिन पहले के अपेक्षा कम हुई है। अगर इनफैक्ट मॉर्टेलिटी रेट कहें कि नवजात शिशुओं का जो जन्म दर है, ये जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 146, 1000 में 146 बच्चों की डेथ होती थी, अब वो 37 हो गई है। तो खत्म तो नहीं हुई लेकिन कुछ कम हुई है। लिटरेसी रेट हमारा 16% था, 17% के अप्रोक्सीमेट था, अब हमारा 76%, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ। तो ये इंडिकेटर है जिससे हम ये कंपेयर कर पाते हैं कि हमारा क्या अप एंड डाउन हो रहा है। इसके बाद इसी चीज को रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, इस इकोनॉमी को वर्ल्ड बैंक ने नाम दिया इंडिया नॉलेज इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने, जिसको हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने इसका नाम दिया इंडिया इज अ नॉलेज इकोनॉमी। भारत एक नॉलेज वाली इकोनॉमी है। अब इसमें नॉलेज इकोनॉमी क्या है, पहले इस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपके पास लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इकोनॉमिक बढ़ रही है। वो कैसे हो रहा? तो वो हमारी नॉलेज से बढ़ रहा। जैसे देखिए, लिवरेजिंग स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्टेट दैट इंडिया शुड मेक द ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकोनॉमी। ये हम अपने नॉलेज के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। इसी इकोनॉमी को जो वर्ल्ड बैंक ने नाम दिया इंडिया नॉलेज इकोनॉमी, कि हमारे पास कुछ ना रहते हुए भी हम अपनी नॉलेज से अपनी इकोनॉमी को अर्न कर रहे हैं। तो दैट वी वर्ल्ड बैंक से द नेम ऑफ दैट इकोनॉमिक इज नॉलेज इकोनॉमी। India should make a transition to the knowledge economy. Entrepreneurs and politicians are now advancing view about how India can transform itself into knowledge-based economy using information. और इस चीज को आप कहा कि knowledge economy क्या होती है? क्या है कि आपके पास लैंड भी नहीं है, आपके पास कैपिटल भी नहीं है, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है। ये 4 चीज हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पैसा अर्न करना चाहते हैं तो हम प्रोडक्शन करने के लिए हमको ये सारी चीज रिक्वायरमेंट है कि लैंड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर होगी तब आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन और उससे हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, नॉलेज है। तो ये नॉलेज का क्या, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि नॉलेज से मेरी इकोनॉमी बढ़ रही है? तो इस चीज का सबसे गुड एग्जाम्पल हमारा IT सेक्शन है। जो IT सेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के डेट में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है। सबसे ज्यादा ये IT सेक्शन ही है, इसको हम नॉलेज ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसको एक नाम दिया IT सेक्शन को ही कि एडवांसिंग अबाउट इंडिया ट्रांसफॉर्म इनटू नॉलेज पास्ट इकोनॉमिक बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस IT के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, विदाउट एनी फैसिलिटीज ऑफ मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके बिना भी हम इस नॉलेज के माध्यम से IT सेक्शन जो है हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? द वैल्यू ऑफ IT डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इकोनॉमी। इसकी वैल्यू क्या है? हमारी जो IT टोटली तरह से ग्रेटली ऑन द एक्सिस्टिंग ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, IT कैन मेक एग्जिस्टिंग एसेट्स मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ये जो IT सेक्शन है इफेक्टिव भी है और एफिशिएंसी भी है, ये प्रभावशाली भी है और उसके अंदर एफिशिएंट भी है, क्षमता भी है। However, for this basic infrastructure need to be developed. इसलिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग हो रही है। इस IT सेक्शन में हम कैसी IT सेक्शन है, ये इफेक्टिव भी है और एफिशिएंसी भी है। ये दो बहुत की वर्ड हैं।
ये आईटी डिपेंड टोटली हमारी इकोनॉमी को एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है? अपनी इस एसेट्स को मोर और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इसलिए इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी, इसलिए इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे डेवलप करने की जरूरत है। अब इसके बाद एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ की बात तो हम कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द एचसीएफ, वो इंपॉर्टेंस रोल ऑफ एचसीएफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, किस किस फील्ड में ये महत्वपूर्ण है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन अकेला आएगा, तो आप इसको लिखेंगे 1 बाय 1 करके। पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास फिजिकली कोई मशीन है, मान लीजिए जूस निकालने की मशीन है, आप उस मशीन से, फिजिकली कैपिटल है वो, उस मशीन से आप क्या कर रहे हैं, 10 गिलास गन्ने के जूस निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको ट्रेंड कर दें, ट्रेनिंग दे दें, उसी मशीन से हम 30 गिलास अगर आप उसको निकाल पाएंगे, तो क्या वो फिजिकल कैपिटल क्या है, इफेक्टिव है। यानी कि द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पास टेक्निक है, उसके पास ट्रेंड है वो, तो वो उसी चीज से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। उसी फिजिकल कैपिटल को, वो फिजिकल कैपिटल पहले भी था और अब भी है। फिजिकल कैपिटल जो था, आपके पास मशीन थी, मशीन से आप 10 गिलास ही जूस निकाल पा रहे थे, कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में चेंजेस आने से, उसको ट्रेंड करने से, उसकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने से, वही व्यक्ति उस मशीन से ज्यादा ग्लास जूस निकाल पा रहा है। तो ये इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो इफेक्टिव यूज ऑफ उसी फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिवनेस, उसकी प्रोडक्टिविटी को यह बढ़ा रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो हमारा स्किल है, raises the productivity of production as knowledge and skilled worker makes better use of resources। अगर हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, एचसीएफ जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर वो स्किल्ड है, उसके पास नॉलेज है, तो स्वाभाविक सी की बात है कि वो अनस्किल्ड वर्कर से बेटर करेगा, अधिक प्रोडक्शन देगा, अधिक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी को कह रहा है कि हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। एचसीएफ अगर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर बढ़ेगा, रेजेस द प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड प्रोडक्शन एज नॉलेज एंड नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर मेक्स बेटर यूज ऑफ इट। अगर स्किल्ड होगा तो उस रिसोर्स को अच्छी तरह से प्रयोग करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? तीसरा, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ये वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इन्वेंशन एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। जब हमारी एचसीएफ अगर इंप्रूव करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा, इनोवेशन आइडियाज आएंगे एंड क्रिएट्स, हम नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाएंगे। तो इसको कहा जाता है इनोवेशन एंड इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ये ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन अगर अच्छी तरह से इसकी पूरी चीज इस पे खर्च किया जाए और अच्छे से ट्रेंड किया जाए, तो ये नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर पाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलप्ड ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ दैट पीपल। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे निर्भर करती है? हमारी मानसिकता पे। हमारी माइंडसेट कैसा है? अगर हमारी माइंडसेट, किसका माइंडसेट? पीपल, लोगों का। एंड दे आर चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड, अगर हमारा माइंडसेट, हम लोगों का माइंडसेट अगर टोटली हमारी चेंजेबल है और क्रिएटिंग है, विल है, मतलब हमारे करने की क्षमता है, एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमारी मॉडर्नाइजेशन तब हो पाएगा जब हमारी एटीट्यूड जो है वो हमारा पॉजिटिव हो, हमारी माइंडसेट है, जो हमारी मानसिकता है, वो कैसा हो, चेंज करने का, और दूसरा कैसा, हमारे अंदर क्रिएटिविटी हो और विल हो, यानी कि हमारी क्षमता फॉर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट ही हम अपनी, अगर हमारा माइंडसेट आगे बढ़ने की है, डेवलपमेंट करने की है, क्रिएटिव है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ह्यूमन कैपिटल हेल्थ में, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ रखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मेंटल आउटलुक अगर अच्छा होगा तो हमारे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी में उतना ही बेहतर होगा।
इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे मुख्य जो चीजें, जो अगर आप इस चीज का ध्यान रखा जाए, पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। इसके अलावा ट्रेनिंग और बाकी चीजें तो है ही, लेकिन अगर एजुकेशन अच्छी है और आपका हेल्थ अच्छा है तो स्वाभाविक सी की बात है कि आपका प्रोडक्शन या आपकी प्रोडक्टिविटी या देश की इकोनॉमी ये और भी बेहतर होगा। ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि हमारा माइंडसेट, पहले तो लोगों की माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, उसके कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वो उसको क्रिएटिव होना चाहिए। ये सारी चीजें होगा तो अगर कब होगा, जब हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उसके एजुकेशन पे, उसके हेल्थ पे, तो हमारा क्या होगा, हमारा मेंटल आउटलुक जो है आगे बढ़ेगा और प्रमोट क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ेगा। तो ये इसमें कहना चाह रहा। पांचवा है इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस प्रॉपर एजुकेटेड है, प्रॉपर हेल्थ केयर है, तो क्या होगा, उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। पीपल हेल्थ फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लाइव ए हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। अगर हमारे खाने पीने की चीजों पे ध्यान दिया जाए, हम सॉलिड फूड खाएं, हम बिल्कुल न्यूट्रिटिव फूड को हम अब्सॉर्ब करें, अडॉप्ट करें, तो हमारी क्या है, ह्यूमन कैपिटल की लाइफ बढ़ जाएगी। ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, जब हम हेल्दी और न्यूट्रिटिव फूड हम अगर खाएंगे तो हमारी लंबे समय तक हम जीवित रह पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ही हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी डिपेंड करती है कि हम अच्छे एजुकेटेड होंगे, खास करके अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। इसके लिए हमें अपने खान पीन की चीजों पे ध्यान रखना होगा। छठा है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन। दो ही चीज मैंने कहा कि हमारी लाइफ टोटली किस पे डिपेंड करती है, हमारे एजुकेशन पे और हमारी हेल्थ पे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ टोटली डिपेंड ऑन एजुकेशन इज द कीवर्ड एंड हेल्थ इज द कीवर्ड ऑफ ए पर्सन एंड स्किल फॉर्मेशन। हमारा एजुकेशन और हेल्थ ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, हमारे स्किल फॉर्मेशन पे। हमारी जो क्षमता है, हमारा जो स्किल है एक्वायर्ड बाय हिम, जो हमारे द्वारा पीपल स्टार्ट लिविंग एंड एंजॉयिंग हायर इनकम एंड एंजॉयिंग एंड मोर सेटिस्फाइंग लाइफ। जब आदमी स्वस्थ रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, तो अपनी लाइफ भी वो एंजॉय के साथ अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएगा। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से। अच्छा एजुकेशन होगा तो हमको अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो हम लंबे समय तक कार्य कर पाएंगे। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो हमारी इनकम भी अधिक होगी और हमारा लाइफ भी अच्छा होगा और हम उससे सेटिस्फाई अच्छी जीवन अपना जी सकते हैं। और सातवां जो है ये अंडरस्टूड है, ये कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल है तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्संस हैव स्मॉलर फैमिली। आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग अपनी फैमिली पे, उनकी बहुत सीमित फैमिली होती है, छोटी परिवार होता है, और कंपेयर टू द इलिटरेट फैमिली, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके कंपेयर में किया जाए तो पढ़े लिखे लोगों की फैमिली जो है छोटी होती है। और जब छोटी फैमिली होगी तो सुखी होंगे, उनकी सारी जरूरतें पूरा हो पाएगी। और अगर बड़ी फैमिली होगी तो सबकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। ये भी एक आप इंपॉर्टेंस है एचसीएफ का। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीएफ। अब दूसरा वर्ड आता है कि प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स भी एचसीएफ के हैं। तो पहला है कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जैसे कहा गया है कि हमारी इच्छा क्या है, अनंत है, नीड मतलब हमारी नीड जो है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। तो यहाँ देखिए insufficient resources, the resources are allocated to the formation of human capital have been much less than the resources required। जितना मुझे चाहिए रिसोर्सेज उससे हमारा कम हमारे पास रिसोर्सेज है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जितना हमें चाहिए उससे कम हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटी फॉर द एचसीएफ रिमेन inadequate। इसके कारण सभी लोगों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसको हम इनएडिक्वेट कहते हैं। दूसरा इनएफिशिएंसी। देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी एंड रिसोर्सेज एज कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल आर आइदर नॉट मेड यूज ऑफ और आर अंडर यूटिलाइज। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, और जो जिसके पास रोजगार है तो उसको प्रॉपर वो ट्रेंड नहीं है,
तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज है। देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, ऐसी बहुत सी रिसोर्सेज हैं जिससे जो वेस्टेज हो जा रही है। कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल आर आइदर नॉट मेड यूज ऑफ, ना उसको नौकरी मिल पा रही है और ना ही वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यानी वो अंडर यूटिलाइज है। तो ये एक रीजन ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नौकरी, पढ़े लिखे तो है लेकिन नौकरी नहीं है, और जिसके पास नौकरी है तो उसको उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, वो अनस्किल्ड है। तो ये दोनों इम्बैलेंस है। तीसरी, ब्रेन ड्रेन, जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था ब्रेन ड्रेन क्या होता है। ब्रेन ड्रेन के भाई देखिए, जब आप माइग्रेट करते हैं, आप गांव से शहर की तरफ आए, क्यों आए कि आप अच्छे रोजगार के लिए आए, अच्छे एजुकेशन के लिए आए, तो आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ पे किया, लेकिन जब आपको जरूरत थी पढ़ाई लिखाई की, रोजगार, सब चीजें आपको अपने पढ़ाई लिखाई करनी थी, रोजगार करना था, तो आपने पढ़ाई लिखाई सब कुछ के डॉक्टर इंजीनियर बन गए। जब बन गए तो अब आपकी जरूरत देश को है, तो आप हायर एजुकेशन, हायर सैलरी के लिए आप क्या के विदेश, फॉरेन चले गए। तो ये क्या है, ब्रेन ड्रेन है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम अपनी क्वालिटी को लॉस कर रहे हैं। इट लीड्स टू लॉस क्वालिटी पीपल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एक्सेट्रा। ये हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे रिसोर्सेज, इसको पढ़ाया लिखाया गया सब कुछ, अब इनकी जरूरत देश को थी, तो ये हायर सैलरी के लिए, हायर मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी के लिए वो क्या कि फॉरेन चले गए। तो ये हमारी क्वालिटी, यहाँ की पीपल की लॉस है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन, द कंटिन्यूअस राइज इन पॉपुलेशन has adversely affected by quality of human capital। लगातार अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमारी क्वालिटी में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। It reduces per head availability of that facility। ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर ये प्रभाव डालेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट करना। ये एक्सप्लॉइटेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन है, एक्सप्लोजन है। पांचवा है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। There is an imbalance between demand and supply of human resources, the absence of proper balancing। अब वही मैंने कहा कि अब हम पढ़े लिखे हैं कि रोजगार नहीं, जो पढ़ा लिखा, जो रोजगार कर रहा है उसके पास स्किल्ड नहीं है। तो ये क्या है भाई, मार्केट में डिमांड और सप्लाई जैसे है, जैसी डिमांड है वैसे सप्लाई है। तो इसी तरह ये चीजों को इम्बैलेंस है। जिसके पास नौकरी, किसी के पास पढ़ा लिखा है नौकरी नहीं है, और नौकरी है तो उसके पास स्किल्ड नहीं है। तो इसी को कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बैलेंसिंग has resulted in wastage of resources। इससे क्या हो रहा है कि इम्बैलेंस हो रहा, और जो रिसोर्सेज है वो वेस्टेज जा रहा है कि रोजगार पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, और जो रोजगार कर रहा है वो प्रॉपर उसको डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा, तो ड्यू टू अनट्रेन्ड। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर छठे बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी पीछे है। इट्स रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, द परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्टरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन के अभाव में, प्रॉपर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा अनसेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक नहीं है, और जिसके वजह से हमारा ये साइंस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये 6 पॉइंट आप इस साइंस एंड डेवलपमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी वर्ड है कि हमारे एजुकेशन के पिछड़े होने के वजह से हमारी साइंस टेक्नोलॉजी आगे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये तो हो गए आपके 6 पॉइंट हो गए, जिसको आप प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ लिख सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। पहला पॉइंट है आपका इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। दूसरा जो है आपका इनएफिशिएंसीज, तीसरा है ब्रेन ड्रेन, चौथा है पॉपुलेशन एक्सप्लॉशन, और पांचवा है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, प्लानिंग नहीं है, और छठा है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 पॉइंट आप लिखेंगे इसके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आपको शायद पूरे नंबर मिलेंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन इससे आता है कि व्हाई देयर इज ए नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सरकार को क्यों जरूरत पड़ती है इसमें इंटरवेंशन करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए, क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी? द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ, ये दोनों वर्ड मैंने कहा कि हमारा एक्सपेंडिचर किस पे, मेन एजुकेशन और हेल्थ पे, ये दोनों चीजों पे ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इंपॉर्टेंट दैट सच एक्सपेंडिचर प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हम अच्छे एजुकेटेड होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो टू इंश्योर फेवरेबल बेनिफिट, इसलिए हमारे पक्ष में
बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आगे बात एक एक करके बताऊंगा कि ये क्यों गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे हेल्थ सिस्टम में। व्हाट आर द रीजन? तो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन वन बाय वन हम करेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ में substantial long term impact and they cannot be easily reversed। आपने देखा होगा कि आपको सूचना कैसे मिलेगी अगर आप टोटली सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलाज कैसा होता है, इसकी कॉस्ट क्या आती है। सरकार की एजुकेशन और हेल्थ में इंटरफेयर करना इसलिए ज्यादा जरूरी है, ये लंबे समय तक इंपैक्ट डालेगा और इसका रिवर्स होने का कोई इसमें चांस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को क्या है, अपनी प्रॉफिट देखना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को सोशल वेलफेयर भी देखना है। इसलिए सरकार जो है, सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं, इससे आपको पता चलता है कि वास्तव में हमारी सुविधाएं क्या क्या हो सकती है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आता है। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी, अरे प्राइवेट सेक्टर की, वो जो कहेंगे मनमाना करेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का लंबे समय तक इसमें रहना, इसलिए कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा इस पर गवर्नमेंट का, इस एजुकेशन और इस हेल्थ में इन्वॉल्व होना, इसलिए, और ये इजीली रिवर्स नहीं हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरवेंशन होना जरूरी है। दूसरी की बात करेंगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ दिस सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड इट्स कार्ड। अगर इंडिविजुअली की बात करें, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर ना हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है और क्वालिटी क्या हो सकती है। तो ये सारी चीजें जानकारी के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। गवर्नमेंट एक बेस है, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगी, वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो शोषण करेंगे। द प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, उनकी एक मोनोपोली हो जाएगी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, और क्या होगा, वो इन्वॉल्व इतने हो जाएंगे कि लोगों का वो एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का होना यहाँ पे जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र का भी मैं नाम बताऊंगा कौन कौन से इससे रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, जिसको आप इसलिए उसको एक बेस मानते हैं कि अपने मन से, जैसे एनसीईआरटी है। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, जो केवल ये गवर्नमेंट का माना जाता है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। तो एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इससे ही सारे एजुकेशन सिस्टम चलता है। ये जो किताब को आपको जो पब्लिश करती है, इसी के माध्यम से बाकी पब्लिशर इस चीज को आप कॉपी करते हैं और अपने अपने नाम से किताबें निकालते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, ये ग्रांट करती है, ये रेगुलेटिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं। और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं इसको मान्यता ये देती है। इसलिए यहाँ पे देखिए कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की है, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं। और अगर चौथे की बात करेंगे मेडिकल काउंसिल की, जिसको हम हेल्थ सेक्टर के तहत कहते हैं, तो ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अगर ये गवर्नमेंट की ना होती तो क्या होता, सब लोग अपने मनमानापन करते, क्योंकि उनका मोटिव पैसा अर्न करना है, उनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं करना है। गवर्नमेंट का मोटिव अर्न भी करना है और साथ में सोशल वेलफेयर भी करना है। इसलिए सरकार अपने नियंत्रण में, एजुकेशन की बात किया तो एनसीईआरटी, यूजीसी एंड AICTE, यानी एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी की बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट करती है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका नाम ही है। और तीसरा AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल जितनी चीजें हैं उसको AICTE से मान्यता प्राप्त करना पड़ता है। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है। और अगर मेडिकल की बात करेंगे तो ICMR, यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये हमको, इससे आपकी ICMR से अगर वो मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब कि वो सही नहीं है। तो ये चार चीज मैंने आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे। एक लेक्चर और SCF का आएगा, इसमें आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो एक बार हम स्टार्टिंग से फिर आपको दिखा दें, इसको एक बार से रिवाइज भी हो जाएगा। जो आज का लेक्चर जो था, पहला मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ SCF की बात करी, तो इसमें आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ SCF में इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हमारा इफेक्टिव कब हो पाएगा, जब हम अच्छे से अपने ह्यूमन कैपिटल को ट्रेंड करेंगे, तो उसी फिजिकल कैपिटल से हम प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जब हम
जो पढ़ा लिखा स्किल्ड जो होगा अनस्किल्ड से बेहतर कर पाएगा, उस रिसोर्स को प्रॉपर यूज कर पाएगा। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, आइडियाज भी अगर आप इनोवेटिव्स हैं, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर स्टिमुलेट्स होगा तो इन्वेंशन एंड क्रिएट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, जब वो उसकी एबिलिटी अच्छी होगी, जो स्किल्ड होगा तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर पाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होगा, हमारा माइंडसेट जो है चेंजिंग एटीट्यूड्स होगा, परिवर्तन करने की क्षमता रखता हो, कि उसको और क्रिएटिव होगा और उसके अंदर क्षमता हो, विल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेंटल आउटलुक और प्रोडक्टिविटी जो है वो डेवलप कर पाएगा हमारी इकोनॉमिक में। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है अगर अच्छा है, इस पे इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ है एजुकेशन और हेल्थ को लेके, तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन जीने का समय जो है वो बढ़ सकता है। हेल्थ फैसिलिटीज और अवेलेबिलिटी ऑफ हमारा खान पान, हमारा स्वस्थ है, खाने पीने में हम पूरी न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे, अच्छी हेल्थ रहेगा, तो हमारा क्या होगा, अच्छी हायर सैलरी पे हम काम करेंगे और अच्छी इनकम होगी, तो हमारा लाइफ भी सेटिस्फाई होगा और हम इंजॉय के साथ अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पे हमारा कंट्रोल होगा तो हमारा क्या होगा, हमारी सारी सुविधाएं यानी सारी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। तो ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीएफ। और प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ में मैंने बात की कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारा क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो इसलिए प्रॉब्लम है कि सबको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। इनएफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या है कि अनबैलेंस्ड है। तीसरा ब्रेन ड्रेन, आप माइग्रेट कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ पे किया, सारा खर्चा यहाँ किया, लेकिन जब जॉब की बात आई तो आप हायर सैलरी के लिए आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए, तो आपकी हमारा ये लॉस है, ये हमारी क्वालिटी पीपल्स की लॉस है कि हम अपने रिसोर्स को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीजों को पॉपुलेशन हैज एडवर्सली, सुविधा कम मिलेगी ह्यूमन कैपिटल, और इससे क्या होगा कि हमारी सभी व्यक्ति को सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर अर्निंग, अब वही मैंने इम्बैलेंस है, रोजगार पढ़े लिखे तो है नहीं, नौकरी नहीं है, और जिनके पास नौकरी है वो स्किल्ड नहीं है, तो ये दोनों चीजें इम्बैलेंस है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है। और वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम अगर बात करें कि एजुकेशन हमारा पिछड़ा होने के वजह से हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। और एक क्वेश्चन इससे बना था कि सरकार की क्या जरूरत है हमारे इस चीज में इंटरफेयर करने की, तो इसकी जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर इंटरफेयर करेगी तभी हम लंबे समय तक चल पाएंगे, सस्टेन हो पाएंगे, और इसका कोई रिवर्स नहीं है, क्योंकि सरकार का काम सोशल वेलफेयर भी करना है। और दूसरा कि इंडिविजुअल को, कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल किसकी कॉस्ट क्या आती है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना, इंटरवेंस होना बहुत ही जरूरी है। और द प्रोवाइडर, और इससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर का क्या टोटल मोनोपोली बन जाएगी, वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। और जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, इसलिए इस पे गवर्नमेंट की बनी हुई है, एजुकेशन सिस्टम में एनसीईआरटी है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट करती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ग्रांट कौन करता है, एआईसीटीई। आपने सुना होगा कि आप किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो देखा होगा कि आप लिखा होता है कि मान्यता प्राप्त किससे, एआईसीटी, ग्रांटेड बाय एआईसीटीई। तो यही ये संस्था है जो सरकार की संस्था जिससे मान्यता लेनी पड़ती है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर भी है तो इसको यहाँ से इसको मान्यता लेनी पड़ेगी। और मेडिकल के लिए आईसीएमआर से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मान्यता लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट बॉडी है ताकि लोगों को प्रॉपर गाइड किया सके, प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर कॉस्ट के बारे में पता हो, ये सारी चीजें, इसलिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना यहाँ पे जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे और यही टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इसके बाद हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आज का इतना ही, थैंक यू वेरी मच।